सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और आज का मेरा नया सेशन शुरू होने वाला है योद्धा क्लासेस। तो हम इसमें समझेंगे सारे के सारे चैप्टर्स हैं, अकाउंट्स, बीएसटी, इंग्लिश, हिंदी और तुम्हारा फेवरेट इकोनॉमिक्स। तो इन सारे चैप्टर्स को हम चैप्टर वाइज करेंगे, न्यूमेरिकल वाइज करेंगे, क्वेश्चन वाइज करेंगे और हम तुम्हें यह समझाने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारा हर चैप्टर हर सेशन में एकदम कंप्लीट हो जाए। यानी कि हम एक वीडियो में 3 पार्ट रखने चलेंगे, जिसमें पहला पार्ट होगा मेरा क्या, तो पहला होगा मेरा कॉन्सेप्ट, दूसरा होगा क्या, लर्निंग कॉन्सेप्ट, जिसमें हम तरीका बताएंगे कैसे याद करना है, फिर हम बताएंगे ट्रिक्स एंड टिप्स, ट्रिक्स बताएंगे कि तुम किस तरह से याद करोगे इस चीज को, तुम्हें जल्दी से जल्दी याद हो जाए और लॉन्ग टर्म याद हो जाए। फिर तुम्हें तीसरा आता है रिटन प्रैक्टिस, हम तुम्हें बोर्ड पे लिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से लिखा जाता है किसी भी आंसर्स को। तो तुम मेरे साथ बने रहना और 12 तक बने रहना, क्योंकि हमारे साथ और हम दोनों साथ में देंगे 12th का एग्जाम। तो ये 4 महीना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें इस 4 महीने में हम पढ़ेंगे पहले महीने एंड दूसरे महीने में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, एमसीक्यू एंड न्यूमेरिकल्स एंड कॉन्सेप्ट, जिसमें हम समझेंगे पूरे का पूरे कॉन्सेप्ट, उसके सब्जेक्टिव, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। यानी कि 3 दिन में हमारा एक चैप्टर खत्म होगा। ऐसे हम सारा का सारा चैप्टर खत्म कर देंगे बहुत ही जल्दी। तो तुम हमारे साथ बने रहना है। और आज का सेक्शन होगा मेरा शुरू इस बीएसटी के चैप्टर से, जिसका नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग हम जो तुम्हें प्रोवाइड करते हैं, अगर तुम्हें ये अच्छा लगे तो तुम लाइक कर सकते हो या फिर डिसलाइक कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हें ये अच्छा लगेगा तो औरों के साथ शेयर जरूर करो, क्योंकि अकेला नॉलेज बहुत ही हानिकारक होता है, सबके बात पर चलना बहुत ही अच्छी बात है। तो चलो शुरू करते हैं शुरू से। पहले समझेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या फंक्शन आते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में पहले मीनिंग आता है, फिर मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, फिर मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव आता है, फिर उसका इंपॉर्टेंस क्या है ये समझना आता है, फिर उसके बाद मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट्स है, ये भी प्रोफेशन है, इसको समझाया जाता है। फिर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कितने लेवल में बटे हुए हैं इसको देखना है। फिर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कितने फंक्शन है इसे भी देखना। हालांकि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में चैप्टर वाइज आता है, चैप्टर ही उसका अलग है पूरा। फिर कोऑर्डिनेशन क्या होता है, फिर नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इम्पोर्टेंस। तो तुम्हें टोटल इस चैप्टर में मात्र 11 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो कि बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसानी भाषा से तुम्हें समझ में आ जाएंगी। तो चलो शुरू करते हैं पहले मीनिंग से। तो तुम हमें ये बताओ कि मैनेजमेंट होता क्या है, तुम बताओ मैनेजमेंट क्या होता है। तो हमारे हिसाब से ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट वो चीज होता है जिसे हम मैनेज करते हैं। तुम हमेशा टाइम मैनेजमेंट करवाते हैं, तुम हमेशा वीडियो देखते हो कि टाइम मैनेज कैसे करें, तुम हमेशा वीडियो देखते हो कि हम स्टडी मैनेजमेंट कैसे करें, तुम हमेशा वीडियो देखते हो कि हम अपने खाने को कैसे बनाएं, जो सिस्टमैटिक मैनेजमेंट से चलती है। कोई भी खाना एक मैनेजमेंट के थ्रू बनती है, कोई भी घर एक मैनेजमेंट के थ्रू बनती है, कोई भी अपार्टमेंट एक मैनेजमेंट के थ्रू बनती है। जब तुम बैट बॉल खेलने जाते हो तो उसमें एक मैनेजमेंट लगा हुआ रहता है, जिसमें प्रिंसिपल लगा हुआ रहता है कि तुम क्या करोगे, एक बॉलिंग करेगा, एक बैटिंग करेगा, एक फील्डिंग करेगा। ये एक सिस्टमैटिक मैनेजमेंट कहलाता है। जस्ट एग्जांपल तुम समझो कि जहां तुम दुकान में जाते हो, उस दुकान में तुम सामान लेते हो, तो तुम जाते हो दुकान में तो वहां पर मैनेजमेंट है या नहीं, तुम खुद बताना, क्योंकि मैनेजमेंट हर जगह है। तुम वहां गए होंगे, तुम नोटिस किया होगा कि मैनेजमेंट में हम इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि जो आदमी अपने सामान को, अपने प्रोफेशन को, अपने जजमेंट को एक जगह व्यवस्थित रख सके, उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। या फिर किसी भी कार्य को सफलता पूर्वक करवा सके, उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। जस्ट एग्जांपल तुम समझते हो कि ये एक स्कूल है, केवीएस स्कूल, जिसमें क्लासेस है, जिसमें बाथरूम्स है, जिसमें स्टाफ रूम है, जिसमें प्रिंसिपल है। तो यहाँ मैनेजमेंट काम कर रहा है या नहीं, तुम खुद समझो। ये जो प्रिंसिपल है, अगर ये ऑर्डर देगा इसको, इस स्टाफिंग कैटेगरी को ऑर्डर देगा, तो इस कैटेगरी में ये सारे कैटेगरी स्टूडेंट को ऑर्डर देंगे।
और ये सारे स्टूडेंट जिसको बोलेगा, मान लो इसने बोला कि बच्चों से जाकर बाथरूम करवाओ, तो बाथरूम करवाने के लिए हम पहले इसको टीचर को बोलेंगे, टीचर इसको बोलेगा कि जाओ तुम पहले बाथरूम करके आओ, तो सारे बच्चे बाथरूम जाएगा। ऐसे समझ सकते हो कि सारे बच्चे बाथरूम जाएगा। तो हम इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि मैनेजमेंट सब जगह है। हॉस्पिटल में मैनेजमेंट है, जहां हॉस्पिटल में मैनेजमेंट किस तरह से रूप में आता है, तो सर्विस के रूप में। स्कूल्स में मैनेजमेंट है, स्कूल में मैनेजमेंट किस तरह से आता है, तो एजुकेशन के रूप में। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि सारे जगह मैनेजमेंट है। पब्लिक, तुम्हारे ट्रैफिक रूल्स, तुम्हारे घर बनने के तरीके, तुम्हारे एयरपोर्ट, तुम्हारे एरोप्लेन, तुम्हारे हेलीकॉप्टर, जितनी भी चीजें सारे के सारे तुम्हारे मैनेजमेंट से चलती है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ एसेंस ऑफ फंक्शन। तुम इसको इंग्लिश में भी नहीं समझो, तुम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो कि क्या होता है। तो मैनेजमेंट उसे कहते हैं जो एक सिस्टमैटिक रूप में कोई भी व्यक्ति काम को पूरा कर दे, उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। फिर आता है कैरेक्टर। मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं? तो मैनेजमेंट के फीचर्स तुम ऐसे ही समझ सकते हो कि तुम खुद सोचो ना कि मैनेजमेंट क्या है। जब इस स्कूल में मैनेजमेंट लग रही है, तो इस स्कूल में जो मैनेजमेंट लगेगी, ये एक बार लगेगी या फिर बार बार लगेगी? यानी कि प्रिंसिपल एक ही बार इसको ऑर्डर दे सकता है या फिर बार बार दे सकता है, जब चाहे जब दे सकता है, मन चाहा दे सकता है। तो मन चाहा दे सकता है, यानी कि जो प्रिंसिपल है, अगर ये इसको ऑर्डर कितनों बार देगा, तो ये सारे ऑर्डर इसको भी कितनों बार दे सकती है। यानी कि मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। पहला ये। फिर आता है दूसरा, मैनेजमेंट का एक जगह काम आती है, चाहे वो स्कूल में काम आती है या फिर क्लब में काम आते हैं या फिर हॉस्पिटल में काम आती है। नहीं, तुम्हारे मैनेजमेंट तुम्हारे घर में, तुम्हारे खुद के अंदर, तुम्हारे मम्मी में, तुम्हारे पापा में, तुम्हारे स्कूल्स में, तुम्हारे क्लब में, तुम्हारे हॉस्पिटल्स में, इन सारे जगहों पर मैनेजमेंट की जरूरत होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज परवेसिव या फिर मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। मैनेजमेंट हर जगह है। दो फीचर हो गया, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस, मैनेजमेंट इज परवेसिव। अब तुम खुद सोचो, तुम जिस चीज के लिए मैनेजमेंट कर रहे हो, अगर तुम उसको पूरा ही नहीं करो तो क्या वो मैनेजमेंट कहलाएगा? फॉर एग्जाम्पल, तुम 12th में टॉपर बनने की कोशिश कर रहे हो, 12th में 98% लाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें प्लान करना होगा, और प्लान करने के बाद ही तुम्हारा सारे काम आगे होंगे। तो प्लान करने से पहले क्या होता है? मैनेजमेंट, कि तुम किस तरह से करोगे। यानी कि तुम पेन लिए, पेंसिल लिए और तुम सामान रखा, उसके बाद प्लानिंग किया, हाँ हमें ये करना है, हाँ हमें ये नहीं करना है। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हालांकि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग ये सब सारे गोल ओरिएंटेड है, लेकिन मैनेजमेंट इज एसेंस ऑफ प्लानिंग। तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ क्या? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस। परवेसिव यानी कि यूनिवर्सल। तीन हुआ। एक और देख लेते हैं, मैनेजमेंट इज अ मेंटल एक्सरसाइज, या फिर तुम ऐसा समझो, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशन। मैनेजमेंट क्या एक जगह काम आती है? क्या मैनेजमेंट सिर्फ इसी लोगों के साथ आती है या फिर और भी जगहों पे जाती है? मान लो ये मैनेजमेंट है, तो ये मैनेजमेंट क्या इसी को सारे ऑर्डर देंगे या फिर अपने स्टाफ को भी देंगे, अपने एम्प्लॉय को भी देंगे, अपने एम्प्लॉय को भी देंगे, या सीधा स्टूडेंट को देंगे, या फिर सीधा टीचर को देंगे? तो मैनेजमेंट सब जगह को कंसीडर कर सकता है, इसको सिर्फ नहीं कर सकता है। मतलब सीधा हम उसको बोल सकते हैं, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल फंक्शन। मैनेजमेंट एक काम को एक वक्त पर नहीं करता, मैनेजमेंट एक वक्त पर बहुत सारे काम एक ही साथ करता है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशन। फिर तीसरा आता है, मैनेजमेंट इज फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है, अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपने कंडीशन के हिसाब से वो एडजस्ट करते रहता है। जस्ट एग्जांपल तो समझो कि कोई फैक्ट्री में आग लग गया, तो क्या वहां पर मैनेजमेंट हो रहा है? हो रहा है। अब किस चीज का हो रहा है? तो फायर बुझाने का, आग बुझाने का मैनेजमेंट हो रहा है। यानी कि वहां पर ही तुम्हारे कंडीशन चेंज हो जाते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो। तो मैनेजमेंट इज फ्लेक्सिबल। 5 पॉइंट हो गए, 5 तुम्हारे लिए मेन है। पहला, मैनेजमेंट कंटिन्यूअस, मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज क्या हो सकता है? मल्टी डायमेंशन, एंड मैनेजमेंट इज अ फ्लेक्सिबल। इतना खत्म। फिर देखते हैं ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट करने का ऑब्जेक्टिव क्या?
अगर हम मैनेजमेंट ही नहीं करें तो हम डायरेक्ट काम करना शुरू कर देते, ऐसा क्या चीज हो जाएगा जो मैनेजमेंट करने से नहीं होता है। सीधी सी बात है कि मैनेजमेंट करने से तुम्हारे ऑब्जेक्टिव पूरा होते हैं। वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है? तो पहला, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि तुम्हारे जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, तुम्हारे जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले व्यक्ति हैं, उन सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को मोटिवेट करना, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना, सक्सेसफुल बनाना बिजनेस को, वो हमारा हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट देना, ये हमारे मैनेजमेंट का काम है। फिर आता है दूसरा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो एम्प्लॉय पे डिपेंड होता है। अच्छा तुम ये बताओ, अगर तुम किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय होगे तो तुम क्या करोगे? जस्ट एग्जांपल, अगर हम किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं तो मेरे 4 रिक्वायरमेंट होते हैं। पहला क्या? मेरा हायर लेवल सैलरी होनी चाहिए। दूसरा, मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तीसरा, हमें ग्रोथ मिलनी चाहिए। और चौथा क्या? हमें अच्छा पोजीशन मिलनी चाहिए। पोजीशन याद रखना, पोजीशन मैटर करता है। अगर तुम क्लर्क और सीईओ में डिफरेंस निकालोगे तो जमीन और आसमान का फर्क मिलेगा। तो पोजीशन भी मैटर करता है और रिस्पेक्ट भी मैटर करता है और तुम्हारी सैलरी भी मैटर करता है। तो ये हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर आता है तीसरा क्या? सोशल ऑब्जेक्टिव। जब तुम फैक्ट्री बनाते हो तो तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए एक नीड होती है कि लोग सोचते हैं कि ये फैक्ट्री अगर यहाँ लगी है तो हमें भी कुछ देगी। तो तुम उसको क्या क्या देते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कंपनी होता तो हम उसको देते क्या क्या? पहला, फ्रेश एनवायरमेंट। अगर हम एनवायरमेंट सही देंगे तो हमारे सोसाइटी के लोग भी खुश रहेंगे। दूसरा, हम इसको देते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। हम अपने फैक्ट्री में बहुत सारे लोगों को रखते, सैलरी देते, काम करवाने के लिए रखते, तो ये हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इसलिए हमारा जो सोशल लिस्ट होता है वो फुलफिल हो जाएगा। फिर आता है तीसरा, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। हम अपने प्रोडक्ट को गुड रखेंगे, यानी कि क्वालिटी में बेस्ट रखेंगे ताकि हमारे जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाइड रहे। फिर चौथा क्या आता है? चौथा आता है हमारे क्लीनेस, इन्वायरमेंट क्लीन, हमारे जो प्रदूषण होते हैं उसको क्लीन करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा मेरा? सोशल ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट, ये वाला। फिर आता है क्या? फिर आता है पर्सनल। पर्सनल में क्या आ जाएगा? हायर लेवल सैलरी, और क्या? रिस्पेक्ट, और क्या आ जाएगा? तुम्हारा ग्रोथ, और आ जाएगा तुम्हारा क्या क्या पोजीशन। फिर आता है तुम्हारा सोशल नीड्स, यानी कि सोशल नीड्स में क्या क्या आ जाएगा? पहला तुम्हारा आ जाएगा एनवायरमेंट। दूसरा तुम्हारा आ जाएगा क्या? एम्प्लॉयमेंट। फिर तीसरा क्या आ जाएगा तुम्हारा? तीसरा आ जाएगा तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट के बाद क्या होता है? बोलो, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो तुमने ऑब्जेक्टिव समझा, मीनिंग समझा, कैरेक्टरिस्टिक्स समझा। अब समझते हैं इम्पोर्टेंट कि मैनेजमेंट करने का इम्पोर्टेंट क्या है। मैनेजमेंट करेंगे तो मैनेजमेंट हम किस लिए करेंगे? क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करना है और किसी भी गोल को पूरा करने के लिए हमारे मैनेजमेंट का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो मैनेजमेंट के गोल को हमें पूरा करना है, पहला। दूसरा, हमारे जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, हमारे जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जैसे कि मानो हम कुछ नहीं सोचे, हमारा प्लान है कि हमें हायर लेवल नीड पूरी करनी है, तो हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है। दूसरा, तीसरा, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, या फिर तुम ऐसे बोलो कि ये सोशल नीड्स को पूरा करता है, हमारे सोशल डेवलपमेंट करता है, हमारे सोसाइटी को डेवलप करता है। तीसरा हो जाएगा। तो तुम तीन ही मेनली याद रखो ऑब्जेक्टिव या फिर इम्पोर्टेंस में। ऐसा होता है चार, तो तीन याद रखो क्या? तो पहला तुम याद रखो क्या? तो तुम्हारे सोशल नीड्स, फिर आता है तुम्हारे गोल को, और फिर आता है सोशल नीड्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इट इज ए क्लियर? तुमने समझा मीनिंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है और इम्पोर्टेंस क्या होता है। मीनिंग जो हम मैनेजमेंट करने के लिए रखते हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आ जाएगा? फिर से रिवाइज करो। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आ जाएगा? मैनेजमेंट ऑल परवेसिव, मल्टी डायमेंशन, डायमेंशन, फ्लेक्सिबल, कंटिन्यूअस, और क्या बहुत सारा। फिर था ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल में सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। पर्सनल में हायर लेवल नीड्स, पोजीशन, और तुम्हारा आ जाएगा रिस्पेक्ट। फिर आता है सोशल में एनवायरमेंट, क्वालिटी
और तुम्हारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो इम्पोर्टेंट है, तुम तीन याद रखो, कौन कौन सा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा करना, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करना और सोशल डेवलपमेंट करना। अब देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखते हैं पांचवा, मैनेजमेंट एज ए साइंस, आर्ट्स या फिर प्रोफेशन। मैनेजमेंट है क्या? तो देख, मैनेजमेंट तीनों होंगे और वो सिचुएशन के आधार पर काम करते हैं। तो पहले समझते हैं मैनेजमेंट एज एन साइंस। देखो, मैनेजमेंट साइंस है, इसको समझने से पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि साइंस होता क्या। तुम किसी भी थ्योरेटिकल नॉलेज को देखोगे, साइंटिस्ट को देखोगे, वो एक्सपीरियंस और तुम्हारे क्या बोलता है क्या प्रैक्टिस, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के ऊपर तुम्हारे साइंस डिपेंड करती है। इसको टेस्ट करने के लिए तुम ऐसे कह सकते हो कि तुम्हारे पास डिफाइंड नॉलेज होनी चाहिए, सिग्निफिकेंस डिफाइंड नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस होनी चाहिए। और तीसरा, तुम्हारे पास यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि आइंस्टाइन ने तुम्हें दिया था एक फॉर्मूला जो सारे जगहों पे काम आते हैं, वो हमारा होता है एप्लीकेबिलिटी। तो तुम्हें एक एप्लीकेबिलिटी देनी पड़ेगी। दूसरा, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि तुम्हारे जो आइंस्टाइन है, उसने 99 बार बॉल बनाया, फिर जाकर 100 बार बॉल। तो 99 बार जो बना वो मेरा एक्सपीरियंस था, मेरे प्रैक्टिस थे, और जो 100वां बना वो मेरा रिजल्ट। तो मैं ये भी करना। फिर तीसरा क्या आता था, तुम्हारा थ्योरेटिकल नॉलेज। अगर आइंस्टाइन के पास नॉलेज ही नहीं होता तो क्या वो बल्ब बना पाता? नहीं, कभी नहीं। अगर उसके पास नॉलेज है तो वो बल्ब बना लिया, और वो अब हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण आइडेंटिटी बन चुकी है। तो मैनेजमेंट इज एन साइंस, समझ लिया। फिर आता है मैनेजमेंट इज एन आर्ट्स। मैनेजमेंट एज एन आर्ट्स, मैनेजमेंट आर्ट्स है, और आर्ट्स को तुम ऐसे समझ सकते हो, क्रिएटिविटी, म्यूजिक, डांस और ये बोथ ऑफ दिस। तो मैनेजमेंट आर्ट्स है। तुम्हारा आर्ट्स क्या क्या है? तुम्हारा हैंड राइटिंग, तुम्हारा ब्लॉगिंग, तुम्हारा यूट्यूबिंग, ये सारे आर्ट्स है तुम्हारे। तुम्हारे पास कौन कौन से क्रिएटिविटी है, वो होते हैं आर्ट्स। तो मैनेजमेंट को आर्ट्स से समझने के लिए तुम्हें ये होनी चाहिए, पहला, तुम्हारे पास परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए बॉडी ऑफ, यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ होनी चाहिए। सीधी सी बात है, जो काम तुम कर रहे हो उस काम के अंदर तुम इतने सेल्स हो जाओ कि तुम्हारे पास उस काम का पूरा नॉलेज हो जाए। तो पहला, तुम्हारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, तुम्हारे पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए। जैसे तुम थंबनेल बनाने में और वीडियो एडिट करने में क्रिएटिविटी लगाते हो ना अपना, बस वैसा ही तुम्हें मैनेजमेंट करने में क्रिएटिविटी लगानी है। फिर आता है तीसरा क्या, तुम्हारा कंक्लूजन। तुम क्रिएटिविटी लगाओगे तुम्हें कंक्लूजन मिल जाएगा। और इसके बाद आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब तुम समझ ही रहे हो कि किसी चीज में इतना परफॉर्म हो जाना है, इतना टॉप पर चले जाना है कि तुम्हारे ऊपर कोई आ ना, तुम्हें कोई कॉम्पीट ही नहीं कर सके। जस्ट एग्जांपल, म्यूजिक। म्यूजिक में पहला आता है अरिजीत सिंह का नाम, तो वो एक प्रोफेशन है। या फिर डांस, डांस में क्या आता है, तो डांस में तुम ऐसे समझ लो किसका नाम, माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन तो तुम समझ सकते हो, इतना बड़ा ब्रांड हो चुका है। या फिर एक्टर में समझो शाहरुख खान, तो वो एक प्रोफेशन है जो अपने कैटेगरी में इतने टॉप पर है कि उसके अगल बगल में कोई है ही नहीं। तो तुम्हें इसके ऊपर भी काम करनी पड़ेगी। तो सीधे बोल सकता है कि प्रोफेशन में तुम्हें अपने को इतना इम्प्रूव कर देना है, अपने कैटेगरी को इतना इम्प्रूव कर देना है कि तुम्हारे कंपिटिटर ही नहीं बचे। और इसको टेस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास एक एथिकल कोडिंग होनी चाहिए। दूसरा, तुम्हारे पास एंट्री होनी चाहिए। तीसरा, तुम्हारे पास प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए। बस बहुत है। फिर तुम्हारे पास प्रॉफिट मोटिव होनी चाहिए, पैसा कमाने का मोटिव होनी चाहिए। तो हमने समझा मैनेजमेंट एज ए साइंस। फिर समझते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कितने लेवल में बटी हुई है। तो तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि मैनेजमेंट 3 लेवल में बटी हुई है। जस्ट एग्जांपल समझिए, हमने ये लिया, ये है स्टाफिंग रूम, ये है तुम्हारा सो ऐसे, ये है प्रिंसिपल रूम, ये तुम्हारा टीचर रूम, और ये है तुम्हारा स्टूडेंट। तो
ये प्रिंसिपल मानो टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट आ रही, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो इसको तुम ट्रायंगल बना सकते हो, तो बनता है सारा मार्केट हो गया टॉप, मिडिल, बिलो। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बिलो लेवल। टॉप लेवल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तुम जाओगे तो तुम्हारे टॉप लेवल पे कौन कौन होते हैं? तुम्हारे टॉप लेवल पे तुम्हारे चीफ ऑफ डायरेक्टर, तुम्हारे होते हैं क्या, वाइस प्रेसिडेंट, तुम्हारे तो सीपीओ, सीएफओ, सीएमए, ये सारे तुम्हारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में वो लोग होंगे जो तुम्हारे सीनियर्स होंगे, जो कंपनी को चलाते हैं, जो कंपनी के लिए रूल्स, कंपनी के लिए रेगुलेशन, कंपनी के लिए प्लान बनाते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं। यह हमारा होगा क्या, टॉप लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट किसे कहते हैं? तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हम उसे कहेंगे जिसमें हम अपने डिपार्टमेंट बनाते हैं। जस्ट लाइक तुम किसी भी कंपनी में देखते होंगे तो उसमें डिपार्टमेंट बना हुआ रहता है। तुम ऐसा समझो, तुम जब बैंक जाते हो तो उसमें डिपार्टमेंट ऐसा रहता है ना, एक कैश का रहता है, एक क्या बोलते हैं एडमिशन का रहता है, तुम्हें अगर बैंक में खाता खुलाना तो उसका रहता है, केवाईसी का अलग रहता है, फिर किसी भी पीरियड का अलग रहता है। तो ये डिपार्टमेंट बना हुआ है कि तुम्हें क्या करवाना है, तो तुम उस काम के लिए उस टेबल पे जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ये हमारा डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट होता है। फिर आता है बिलो लेवल मैनेजमेंट। बिलो लेवल मैनेजमेंट में वो लोग होते हैं जो सारे काम करते हैं, काम कर रहे हैं, काम करो कौन कौन करते हैं तुम ही बताओ, हम लोग करते हैं या तुम लोग करते हैं? अब हम इसको एक पूरा एक कंपनी के थ्रू समझाते हैं। तो वैसे समझो, बड़ा सा कंपनी है, टाटा लिमिटेड कंपनी है, जिसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट में तुम्हारा आ जाएंगे रतन टाटा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में तुम्हारे आ जाएंगे सारे कैटेगरी, सेल्स का अलग, प्रोडक्शन का अलग, फाइनेंस का अलग, परचेज का अलग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का अलग, लॉ का अलग, ये सारे तुम्हारे पढ़ के। फिर आता है तीसरा क्या, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सॉरी बिलो लेवल मैनेजमेंट। बिलो लेवल मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा, तो बिलो लेवल मैनेजमेंट में तुम्हारे गाड़ी जो बनाते हैं वो लोग आएंगे, यानी तुम्हारा मैन्युफैक्चर, तुम्हारे स्टाफ, तुम्हारे जितने भी एम्प्लॉय आएंगे वो सारे तुम्हारे बिलो लेवल मैनेजमेंट में आएंगे। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट हम उसे कहते हैं जिसमें सीईओ, सीएफओ, टॉप लेवल के लोग आते हैं। मिडिल लेवल में जो टॉप और मिडिल को कनेक्ट करता है, और बिलो लेवल जो सारे काम परफॉर्म करता है। खत्म हो गया। फिर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने फंक्शन है? हाँ, तुमको बताया था ना कि इस फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड स्टाफ। ये 5 फंक्शन तुम्हारे आने वाले 5 चैप्टर हैं, तुम ये याद रखना। आने वाले तुम्हारे ये 5 चैप्टर है। कौन कौन? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो हम तुम्हें मोटा मोटी आइडिया देते हैं, फिर उसके बाद तुम जब ये पढ़ोगे तो तुम्हें उसको डिटेल में लेके चल जाएंगे। प्लानिंग, हम जो प्लान करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, हम जो लोगों को काम बांटते हैं। तीसरा स्टाफिंग, हम लोगों को लाते हैं। और डायरेक्टिंग, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। कंट्रोलिंग, हम देखते हैं कि क्या वो लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, अगर कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो फिर सुधार करते हैं। फिर आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है ब्रदर, समझ रहे हो? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब है तुम समझ रहे हो कि जुड़ाव, जुड़ना, जोड़कर रखना। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन में हम लोगों को जोड़ कर रखते हैं, लोगों के बीच मतभेद नहीं होने देते, लोगों के बीच लड़ाई होने नहीं देते, लोगों के बीच में जो मन मुटाव होता है उसको नहीं होने देते, यानी कि कम्युनिकेशन होता है कोऑर्डिनेशन। छोटे मैनेजमेंट में हालांकि चल जाता है, जो बड़े बड़े लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, बड़े बड़े लेवल के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसको कैसे संभाला जाता है, तो उसको संभालने के लिए कोऑर्डिनेशन काम आता है। जैसे कि टाटा लिमिटेड देखो, तो टाटा लिमिटेड में बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन लगता है। हालांकि ये तुम्हारे फंक्शन नहीं है, बट एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, लिखा हुआ भी है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसको देखते हैं, पहले समझते हैं कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन हम उसे कहते हैं जो हमारे हार्मोनी को, जो हमारे मारपीट की लड़ाइयों को, जो हमारे मुक्का मुक्की सबको इसको रुकता हो। हम जो तुम्हारे ऊपर कुछ बोल दे, तुम हमारे ऊपर कुछ बोल दो, इस दोनों के बीच की कम्युनिकेशन काट देता है।
ब्रेक कर देता है कम्युनिकेशन। ये हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेशन। फिर आता है नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का नेचर क्या है बोलो? तो कोऑर्डिनेशन का नेचर तुमको हम यहाँ दिखा, क्या लिखा हुआ है? हाँ तो वो दिखाते हैं तो खुद समझ जाओगे कि क्या लिखा हुआ है। देखो कोऑर्डिनेशन का नेचर क्या लिखा हुआ है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लिखा हुआ है ना, पढ़ो। पढ़ में आएगा तो हम पढ़ते थे। देखो क्या लिखा हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन का नेचर है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप इफर्ट, कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, कोऑर्डिनेशन कंटीन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव, कोऑर्डिनेशन रिस्पांसिबल ऑल ऑफ मैनेजमेंट। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये मैनेजमेंट ही है? क्योंकि मैनेजमेंट में सेम ऐसे ही थे, मैनेजमेंट में भी वो परवेसिव था, ये भी वो भी यूनिवर्सल था, वो भी रिस्पॉन्सिबल था सारे मैनेजमेंट के लिए, जो भी उसमें बस दो चीज चेंज है, इसमें बस दो चीज चेंज है। इसमें दो चीज क्या है, इसमें है कि ये इंश्योर करता है कि यूनिटी ऑफ कमांड सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, और दूसरा ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए। तो तुम्हारे इस पे 4 पॉइंट है, क्या क्या? पहला तुम्हारे ये ऑल परवेसिव, तुम्हारे ये कंटिन्यूअस, तुम्हारे ये क्या यूनिटी ऑफ एक्शन, और फिर तुम्हारा क्या आता है ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल। नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन खत्म। अब आता है एसेंस ऑफ ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है? दो एसेंस कोऑर्डिनेशन फंक्शन नहीं है। फंक्शन कौन कौन? ऐसे तुम इसको याद कर सकते हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग, या फिर पोस्ट सी, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी से कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग ये हमारा फंक्शन है, लेकिन कोऑर्डिनेशन हमारा फंक्शन नहीं है, ये हमारे जरूरत है। तो कोऑर्डिनेशन हमारे मैनेजमेंट के लिए जरूरी है बट फंक्शन नहीं। तो ये हमारे जरूरत है, यानी कि ऐसे इसका मतलब होता है जरूरी। तो कोऑर्डिनेशन हमारे लिए जरूरत है, लेकिन ये सारे लोगों के लिए जरूरत होती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बिलो लेवल, तीनों मैनेजमेंट के कंडीशन के लिए जरूरी होती है। तो ये हमारा ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट आता है। फिर लास्ट का टॉपिक आता है क्या? इम्पोर्टेंस की मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन। तो ये तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को, तुम्हारे बिजनेस के साइज को डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा बिजनेस छोटा है तो तुम इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं लगाओगे तो चलेगा, लेकिन बड़ा है तो उसमें तुम कोऑर्डिनेशन लगाओगे ही लगाओगे। तो पहला तुम्हारा आ जाएगा ग्रुप ऑफ साइज, ऐसे समझो ना, या फिर तुमको हम बुक ही दिखा देते कैसे। क्या लिखा हुआ है इसमें? साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। अब पे आता है इंटीग्रेट डिफरेंट प्रोसेस। इसमें तुम मेन तीन याद करो, स्पेशलाइजेशन, डिफरेंशिएशन और ग्रुप ऑफ साइज। तो टोटल तुम्हारा ये सारा खत्म हो गया फर्स्ट का, जिसमें मीनिंग समझा है क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंपोर्टेंस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, नेचर और एसेंस एंड इंपोर्टेंस। ये सारे के सारे टॉपिक्स तुम्हारे यही समाप्त होते हैं। और अगले जो आने वाले टॉपिक्स होंगे, यानी कि कल, वो हमारा होगा बीएसटी का ही, लेकिन हमारा वो होगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। इसमें हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में फ्यूल और टेलर के बारे में बताया जाएगा। इसमें कौन कौन से हैं? जीआर टैरी, जीआर टैरी, हेनरिक फ्यूलर, और तुम्हारे थे क्या क्या खुनज। ये तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।